हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके प्यारे देव भैया। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारी यूट्यूब चैनल देव स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 6 के चैप्टर 1 के कब, कहाँ और कैसे। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले इतिहास। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हो प्लस आस, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ, अर्थात ऐसा सच में हुआ होगा। तो प्यारे बच्चों, आज इंसानों ने बहुत तरक्की कर लिया है। खूबसूरत सड़कें, ऊंची इमारतें, और अभी आप जिस मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मेरा वीडियो देख रहे हो, वो भी इंसानों ने ही बनाया है। तो प्यारे बच्चों, यह विकास रातों रात नहीं हुआ है। इंसानों ने बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक का सफ़र एक दिन में पूरा नहीं किया। यहाँ तक पहुँचने में उसे हजारों साल लगे होंगे। किसी एक दिन की घटना की जानकारी के लिए हम समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के सहारा ले सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचो, बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, यह कैसे जान सकते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अतीत की कहानी है इतिहास, अर्थात बीते हुए दिनों की कहानी है इतिहास। बीते दिनों की मानव की कहानी को इतिहास कहा जाता है, अर्थात मानव के बीते हुए दिन जिसमें कुछ घटना घटित हुआ होगा और इंसान धीरे धीरे विकास की ओर कैसे गया, इसी कहानी को इतिहास कहते हैं। वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी होता है। अब जैसे कि हमारे मन में तरह तरह का सवाल आता है कि सर, हमारे पूर्वजों का जीवन कैसा था, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, और जब मुसीबत आते थे तो वो कैसे उसका हल निकालते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वे लोग क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर की बनावटें कैसी थी। तो प्यारे बच्चों, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे, लेकिन हमने तो बस अभी चैप्टर शुरुआत ही की है। उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, अर्थात जो बिजनेस करते थे, कारीगर जो मूर्तियाँ या डिज़ाइन बनाता था, किसान, पुरोहित, मजदूर, सभी समाज के महत्वपूर्ण अंग थे। मतलब उस समय हम न सिर्फ राजा महाराजा के बारे में अध्ययन करते हैं, बल्कि व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित तथा मजदूर सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। इन सबको इग्नोर नहीं कर सकते। इनके विषय में जाने बिना हम उस समाज को सही ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इतिहास में केवल उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि निचले स्तर के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हम अभी इतिहास में उच्च स्तर के लोग, राजा महाराजा के साथ साथ निचले स्तर के लोगों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका कार्य किस प्रकार था, वो किस चीज़ में रुचि रखते थे। तभी तो हम इतिहास के बारे में पूरी तरह से जान सकते हैं और हमारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। वास्तव में पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों, घटनाओं, विशेषकर राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में ज़्यादातर तारीखें, घटना, खासकर राजनीतिक घटनाएं भर भर के रहते थे, लेकिन अब इतिहास से हम बहुत कुछ अपने जीवन से जुड़े चीज़ों को जान सकते हैं। इतिहास के जानकार को इतिहासकार कहा जाता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो इतिहास के बारे में खोज करता है तथा उनके बारे में लिखता है, ऐसे व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। हमें इतिहास का ज्ञान क्यों ज़रूरी है। वैसे भी यार, ये कितने बोरिंग सब्जेक्ट है, तो क्या ही ज़रूरत है इसे पढ़ने का। चलिए हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों ज़रूरी है इतिहास का ज्ञान। धरती पर मानव जीवन का अस्तित्व कोई लाख वर्ष पहले से है, अर्थात धरती पर इंसान का मौजूदगी कोई लाख वर्ष पहले से है। इतिहास से सबक लेकर अपने वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं, अतः इतिहास समझने का प्रयास है। मान लो इतिहास में हम इंसानों ने कुछ गलतियां कर चुके होंगे, तो उससे सबक लेकर हम वर्तमान को बेहतर बनाएंगे ताकि वैसा गलती दोबारा ना हो। इसीलिए इतिहास हमें जानकारी देता है कि जिससे हम खुद को बेहतर बना सकें। महान लोगों की जीवनी और उनकी शिक्षाओं को पढ़कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अर्थात महान लोगों के जीवन तथा उनके कार्यों के बारे में जानकर उनसे मोटिवेशन लेते हैं। उदाहरण के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी, इनसे हमेशा मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, लोग कहाँ रहते थे। देखो, सबसे पहले इंसान अफ्रीका में रहते थे। वहीं पर सबसे पहले इंसान बंदरों से इंसान में विकास हुए थे।
लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया है। उत्तर में हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवारों के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के उत्तर साइड में हिमालय पर्वत है जो दीवार की तरह भारत की सुरक्षा करता है, तथा पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में विशाल सागर है। तो ये सब किसी इंसान ने बनाया है क्या? नहीं, ये प्रकृति की देन है। भारत में लाखों वर्ष पहले से नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। मतलब भारत में इंसान लाखों वर्ष पहले से नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं, जो कि आप मानचित्रों में देख सकते हो इस वाले क्षेत्रों में। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का संग्रह क्या करते थे? यानी पहले इंसान अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे का जड़, फल तथा जंगलों के अन्य उत्पाद जैसे जानवर के कच्चे मांस जैसे चीज़ों को अपने भोजन के लिए संग्रह करते थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। जैसे कि आप मानचित्रों में देख सकते हो, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उसके बाद वे लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, मतलब कि ये लोग तब तक गांवों का निर्माण कर चुके थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाया गया। जैसे कि मानचित्रों में देख सकते हो, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी मतलब ये वाला क्षेत्र, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी मतलब ये वाला क्षेत्र। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। गंगा के दक्षिण में इन नदियों को आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। जैसे कि आप मानचित्रों में देख सकते हो, गंगा के दक्षिण साइड में मतलब इस वाले क्षेत्र को पुराने जमाने में मगध नाम से जाना जाते थे। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे, मतलब मगध राज्य के शासक अर्थात राजा बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, मतलब कि वो एक बड़ा राज्य का गठन किया था। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। ऊंचे पर्वतें, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। इंसानों ने एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्राएं की। यात्रा बहुत जोखिम भरी थी क्योंकि उन लोगों को ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ और समुद्र से होते हुए यात्रा करना पड़ता था। ये पहाड़ी दर्रे विचारों एवं संस्कृति के आदान प्रदान के मार्ग बने। पहाड़ी दर्रे का मतलब होता है पहाड़ियों के बीच रास्ता। जब इंसान इस पहाड़ी दर्रे से होकर यात्रा करते थे और जब उस क्षेत्र के लोगों इस क्षेत्र में यात्रा करते थे, तो कहीं न कहीं उनके विचार तथा संस्कृति से जान पहचान बने कि उस क्षेत्र के लोगों में क्या अंतर है और इस क्षेत्र के लोगों में क्या अंतर है। लोग काम की तलाश में तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। पहले लोग जब प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद हो जाते थे, प्राकृतिक आपदा का मतलब प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, पहाड़ों में विस्फोट हो जाना इत्यादि, इन सब कारणों से वहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था काम की तलाश में, ताकि वहाँ निवास कर सके और वहाँ काम भी मिल जाए। सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यात्रा करती थी। पहले के जो राजा महाराजा रहा करते थे, वो अपने से कम शक्तिशाली राज्यों पर हमला करते थे और विजय प्राप्त करके वहाँ शासन करते थे। इसीलिए वे अपने सेनाओं को भेज देते थे विजय प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सेनाएं यात्रा करते थे विजय प्राप्त करने के उद्देश्यों से। वही व्यापारी काफिलों में और कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। वही व्यापारी लोग जो बिजनेस करते थे, वो कभी कभी समूहों में तो कभी जहाज़ों में यात्रा करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। धार्मिक गुरु का मतलब साधु या संत कह सकते हैं, जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करता था और गांव-गांव में शिक्षा और सलाह देते थे। और आजकल के साधुओं को ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। मान लो ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति आकर तुमसे बात कर रहा है, तो तुम थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा सकते हो कि उनका स्वभाव कैसा है,
वो क्या खाना पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार जब पहले के ज़माने में इंसानों एक जगह से दूसरी जगह तक सफ़र करते थे तो इंसानों ने एक दूसरे के विचार, संस्कृति ये सब जानने का मौका मिला। चलिए आगे देखते हैं। देश का नाम। अच्छा, हमारे देश को किस किस नाम से जाना जाता है? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान इत्यादि। ये नाम कैसे पड़ा? चलिए हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। अपने देश के नाम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडोस से निकला है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा गया। हम अपने देश के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया शब्द इंडोस से आया है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस या फिर इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित जगहों को इंडिया कहा, जो कि आप मानचित्रों में देख सकते हैं। ये ब्लू लाइन इंडस रिवर या सिंधु नदी है और इस नदी के पूर्व साइड यानी इस तरफ वाले जगहों को इंडिया कहा और इस प्रकार हमारे देश का नाम इंडिया हुआ। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए करते थे, लेकिन बाद में इसका प्रयोग पूरे देश के लिए होने लगा। इस प्रकार हमारे देश भारत पड़ा, जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है, जो कि हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्की ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। अरबों ने हमारे भारत को अल हिंद का नाम दिया और तुर्की ने हिंदुस्तान का नाम दिया। इस प्रकार हमारे देश का नाम अल हिंद और हिंदुस्तान पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि आप मानचित्रों में देख सकते हो, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण साइड में भारत उपस्थित है, जो कि आप देख सकते हो। भारत विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है। भारत पहाड़ तथा विशाल सागरों से अलग होने के कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका इत्यादि भी शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। काल निर्धारण। काल का मतलब होता है समय। तो काल के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। लिखने की कला सीखने से पहले भी मानवों लाखों वर्ष पहले इस धरती पर रह चुका था। मतलब जब इंसान को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तब उससे भी पहले इंसान लाखों वर्ष पहले धरती पर रह चुका था। बाद में मानवों ने लिखना सीखा। मानव की प्रकृति की कहानी को, उस भाग को इतिहास कहते हैं, जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। फिर बाद में इंसानों ने लिखना सीखा। मानव की प्रकृति की कहानी मतलब मानव धीरे धीरे विकास की ओर जाना, इस कहानी को इतिहास कहते हैं, जिसके लिए हमें लिखित विवरण मिलता है, अर्थात लिखने का सबूत मिलते हैं। यहाँ पर एक पांडुलिपि को देख सकते हो जो इंसानों ने लिखा है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ना नहीं जा सका। उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में इंसान के द्वारा लिखित साक्ष्य अर्थात लिखने का सबूत तो मिला है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अतीत की जानकारी मतलब हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है। कोई कुछ भी कहे हम मान लेंगे क्या? कोई सबूत तो होना चाहिए ना भाई। तो देखो, अतीत को जानने के लिए कोई माध्यम है जिनकी सहायता से हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। इतिहास को जानने के लिए बहुत सारा माध्यम है जिनकी सहायता से हम हजारों साल पहले की बातों को जान सकते हैं। पुस्तक एक प्रमुख माध्यम है। पुस्तक एक प्रमुख और एक सही माध्यम भी है। अभी जो आप लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, वो भी मैंने किताब से ही दे रहा हूँ। उस ज़माने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, इसीलिए इन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिसे हम पांडुलिपि के नाम से जानते थे। उस ज़माने में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थे जो धड़ाधड़ किताब छाप देंगे। इस ज़माने में मेहनत करते थे भाई, वे लोग हाथ से लिखते थे, जिन्हें आज पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी भाषा में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जो लैटिन शब्द मैनु से बना है, जिसका अर्थ हाथ है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मैनु से बना है। और मैनु का मतलब क्या होता है? मैनु का मतलब होता है हाथ।
पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि ताड़पत्र या फिर हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ के छाल से बने होते हैं, जिस पर वे लोग लिखते थे। इतने वर्षों कोई पांडुलिपियाँ नष्ट हो गई, फिर भी कुछ पांडुलिपियाँ आज भी सुरक्षित है। इतने वर्षों में बहुत सारे पांडुलिपि नष्ट हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ पांडुलिपियाँ सुरक्षित है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तकें एक सशक्त माध्यम है। इतिहास की जानकारी के लिए पुस्तक ही एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग पांडुलिपि पर बहुत कुछ लिख कर गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किताब एक सशक्त माध्यम है। वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। जैसे कि वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है, तो इसे याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उपनिषद, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, बौद्ध एवं जैन धार्मिक साहित्यों से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि ये पुरानी किताबें हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र व कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकों से भी भारतीय इतिहास को समझने का आसानी होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र और कश्मीरी कवि कल्हण की राजतरंगिणी जैसे गैर धार्मिक पुस्तकें। अच्छा, ये गैर धार्मिक पुस्तकें किस प्रकार है? क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इससे भी हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कोई विदेशों लेखकों ने भी भारत के इतिहास के बारे में लिखा है। बहुत सारे विदेशी लेखकों ने भी भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अब और एक महत्वपूर्ण चीज़, यूनान के प्राचीन लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। उसे हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस के संबंध में वर्णन किया। यूनान के प्राचीन लेखक ने एक किताब लिखा हिस्टोरिका, जिसमें वो भारत फारस के संबंध में लिखा था। वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले की भारत की स्थिति के बारे में लिखा था, वो भी सटीक जानकारी के साथ। कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन बंदे ने लिख कर दिखाया था, इसलिए आज उसे इतिहास का बाप का दर्जा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के भारतीय इतिहास के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमें पुरातत्व विभाग द्वारा जुटाए गए सबूतों से मिलते हैं। पुरातत्व विभाग किसे बोलते हैं? जो पुरानी चीज़ों को खोज करते हैं और उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उनके द्वारा जुटाए गए सबूतों से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलते हैं। प्राचीन काल में अवशेषों का अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है, अर्थात पुराने समय के चीज़ों के बारे में खोज करना तथा उसके बारे में रिसर्च करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। अवशेषों में स्मारक, सिक्के, मिट्टी, बर्तन तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। हमें उस समय के अवशेषों के तौर पर स्मारक, सिक्के, मिट्टी के बर्तन तथा धातु के औजार, प्रतिमाएं तथा अन्य प्रकार की चीज़ें भी मिले हैं। स्मारक में प्राचीन इमारतें, मंदिर और मूर्तियाँ आती है। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है। स्मारक में पुराने समय के इमारतें, मंदिर और मूर्तियाँ आती है। इनसे हमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानकारी मिलते हैं। शिलाओं, खंभों, पत्थरों के दीवारों या मिट्टी तथा पत्थरों के छोटे छोटे फलकों पर उकेरे गए लेख भी हमारी जानकारी के महत्वपूर्ण माध्यम है। शिलाओं, खंभों, पत्थरों के दीवारों या मिट्टी तथा पत्थरों के छोटे छोटे फलकों पर उतारे गए लेख, इन सब से भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, यानी प्राचीन समय के पत्थर, धातु और पाई हुई मिट्टी पर लिखे गए लेख को एपिग्राफी कहते हैं। यहाँ पर दो प्राचीन अवशेषों को देख सकते हो। ये एक हंडी होगा शायद, और ये प्राचीन काल के चांदी के सिक्के जो लगभग 2500 वर्ष पहले इस्तेमाल किए जाते थे। लिखने की सबसे पुरानी प्रणाली हड़प्पा के मुद्राओं में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिला। मतलब लिखने का जो ये नियम है वो सबसे पहले हड़प्पा के मुद्राओं यानी पैसों में दिखने को मिलता है, लेकिन उस पर
क्या लिखा है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। प्राचीन काल में चांदी, सोने व तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के हिंद जावून शासक ने चलाया। अच्छा, पहले के ज़माने में चांदी या तांबे के सिक्के काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, यही सब चलता था। लेकिन देश में पहली बार लिखित स्वर्ण के सिक्के अर्थात ऐसा सोने के सिक्के जिसमें लिखा हुआ रहती है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले हिंद जावन शासकों ने चलाए थे। हस्तलिपियाँ भी प्राचीन काल की जानकारी का एक स्रोत है। हस्तलिपियाँ या पांडुलिपियाँ बोलो, दोनों ही एक ही है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलते हैं। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है। कोई किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में है। पाली और प्राकृतिक भाषाएं अब हमारे देश में कम बोली जाती है क्योंकि पुरानी भाषा है, लेकिन बहुत सारे किताबें संस्कृत और अरबी भाषा में मिलता है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं में काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है। अच्छा, दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। तो इन भाषाओं में काफ़ी सारे पुराना साहित्य मिलता है, जिससे हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, इतिहास को जानने के लिए बहुत सारा माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में झारखंड। अब हम झारखंड के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि प्राचीन काल में हमारा झारखंड किस प्रकार का था। प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर, वर्तमान में झारखंड, घनघोर जंगलों से घिरा था। तो प्राचीन काल में झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जानते थे और ये जंगलों से भरा हुआ था। गुप्त वंश के शासकों और गौड़ शासकों को छोड़कर प्राचीन भारत के किसी राजवंश ने इस क्षेत्र में अधिक समय तक शासन नहीं किया। मतलब यहाँ गुप्त वंश के शासकों और गौड़ वंश के शासकों के अलावा कोई अन्य राजवंश ने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार और उपकरण बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। झारखंड के विभिन्न जिलों में पाषाणकालीन औजार यानी हथियार और उपकरण यानी यंत्र बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। पुरातत्व वेदों के अनुसार झारखंड में आदिकाल से मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले इसको में एक समतल शिलाखंड पर प्रागैतिहासिक मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना प्राप्त होता है। कई स्थलों से कुल्हाड़ी, फलक, बैंदनी, खुरचनी, बैदक, दक्षिणी आदि पत्थर निर्मित हथियार प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व वेदों के अनुसार यहाँ पर बहुत पहले से आदि मानव रहते आए हैं। हजारीबाग जिले इसको में एक समतल शिलाखंड पर आदि मानव द्वारा की गई चित्रकारी का नमूना भी मिलता है और बहुत जगह से पत्थर से बने हथियार जैसे कुल्हाड़ी, फलक, बैंदनी, खुरचनी, बैदक, दक्षिणी जैसे हथियार मिले हैं। छोटा नागपुर में असुर जनजाति की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। यहाँ उसके समय के ईंट पाया गया है जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच और मोटाई 3 इंच है। यहाँ प्रागैतिहासिक असुर सभ्यताएं एक ही कोटि की थी। छोटा नागपुर यानी झारखंड में सबसे पहले पुरानी असुर जनजाति को माना जाता है क्योंकि यहाँ उसके समय के ईंट पाया गया है जिसकी लंबाई 17 इंच, चौड़ाई 10 इंच तथा मोटाई 3 इंच है। यह जनजाति प्रागैतिहासिक काल में एक ही कोटि की थी, मतलब ये एक ही कोटि से उत्पन्न हुआ था। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर कालीन बहुत से अवशेषों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि मुंडा, अरवव आदि जनजातियों के आगमन के पूर्व इस क्षेत्र में एक भिन्न सभ्यता विकसित थी। संभव है यह सभ्यता असुर जनजाति की रही होगी। रांची गजेटियर 1917 ईस्वी में असुर सभ्यताओं के काफ़ी सारे सबूत मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में मुंडा, उराव जातियों से भी असुर जनजाति का निवास था। प्राचीन काल में झारखंड से होकर वर्तमान उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक अनेक रास्ते थे। उन मार्ग से सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री गुजरते थे। मतलब कि झारखंड से होकर बाकी राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक बहुत सारे रास्ते थे। उन रास्तों से होकर सेना, व्यापारी और तीर्थयात्री यात्रा करते थे। इतिहास और तिथियां। आपने इतिहास में अनेक सा तिथियां देखे होंगे जिनमें बीसी या ईसा पूर्व लगा होता है, यहाँ फिर एडी या ईस्वी या सन लगा होता है। तो ईस्वी, बीसी या ईसा पूर्व, एडी या सन, ये सब क्या है और कहाँ से आया? देखो, ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले तारीख को बीसी या ईसा पूर्व बोलते हैं और उसके जन्म के बाद वाले तारीख को ईस्वी
एडी या सन बोला जाता है। अब सवाल आता है कि ईसा मसीह कौन थे जो हम इसे इतना मानते हैं। तो ईसा मसीह ईसाई धर्मों के भगवान हैं। उदाहरण के लिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात ईसा मसीहों के जन्म से 563 साल पहले हुआ था। दूसरा उदाहरण, भारत की आज़ादी 1947 ईस्वी को हुआ था, यानी भारत का आज़ादी ईसा मसीहों के जन्म के 1947 साल बाद हुआ। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माना है तो BC के बदले BCE का इस्तेमाल करते हैं और AD के बदले CE का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी BP का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है वर्तमान से पहले। उदाहरण के लिए भारत की आज़ादी 1947 BP को हुआ, यानी आज से 77 साल पहले हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना। और एक बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पूरे नोट्स डाल रखा है, जहाँ से आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, जहां से आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।